नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं इब्ने सफ़ी जी द्वारा लिखा गया दिलचस्प तथा सनसनीपूर्ण उपन्यास अजनबी लाश। अजनबी लाश, लेखक इब्ने सफ़ी। रात के सन्नाटे में केवल दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एकदम से पुलिस की सीटियां बजने लगी और थोड़ी ही देर बाद भारी भारी बूंदों ने वायुमंडल में एक विचित्र सी गूंज पैदा कर दी थी। इस समय रात के 2 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला हुआ था कि इतने में एक गाड़ी तीव्र गति से सड़क पर से गुजर गई। शायद कोई कुत्ता उसकी लपेट में आ गया था, क्योंकि एक क्षण के लिए उसकी दर्दनाक चीख वायुमंडल में गूंज उठी थी। जाती हुई कार की हेडलाइट देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गई। शायद ड्राइवर ने स्पीड और बढ़ा दी थी। अगले चौराहे पर पहुंचकर उस कार के ब्रेक एकदम से चरचरा उठे और फिर दाहिनी ओर घूम गई। फिर लगभग 2-3 फलांग जाने के बाद वह एक इमारत के सामने खड़ी हो गई। कार से 3 आदमी उतरे थे और फैले हुए अंधकार में इमारत में दाखिल हो गए थे। इमारत के अंदर भी गहरा सन्नाटा और अंधकार था। केवल एक कमरे के दरवाजे की दराज से प्रकाश की पतली सी रेखा बाहर निकल रही थी। वह तीनों उसी कमरे की ओर बढ़ गए। कमरा अंदर से बंद था। हल्का सा धक्का देने पर दरवाजा खुल गया। कमरे में एक आदमी टहल रहा था, जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था, और दूसरा आदमी मेज पर कोहनियां टेके हुए नकाबपोश की ओर बड़े ध्यान से देख रहा था। वह तीनों जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, नकाबपोश बड़ी तेजी से उनकी ओर मुड़ा और गरजदार आवाज में बोला, तुम लोगों ने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बॉस, तीनों में से एक ने कहा, हमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, तब कहीं जाकर हमारे हाथ विलियम लगा था। क्यों विलियम? नकाबपोश उन तीनों में से एक को घूरता हुआ गरजा, जो शेष दोनों से लंबा था और हाथ में एक छोटा सा सूटकेस लटकाए हुए था। तुम हमें धोखा देना चाहते थे? नहीं बॉस, मैं तो। उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही नकाबपोश ने उल्टा हाथ उसके मुंह पर मारा। वह लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। उठो, नकाबपोश गुर्राया, मगर विलियम उठा नहीं। वह फर्श पर पड़ा ही पड़ा नकाबपोश को घूरता रहा और बार बार अपनी आस्तीन से अपना मुंह साफ करता रहा, क्योंकि उसका जबड़ा फट गया था और खून की एक पतली सी धार बह निकली थी। कुछ क्षण तक वह इसी स्थिति में रहा, फिर लड़खड़ाते कदमों से उठकर खड़ा हो गया। उसके शेष दोनों साथी सर झुकाए खड़े थे। नकाबपोश फिर गरजा। वह हेडक्वार्टर जाने के बजाय यह सूटकेस लेकर फरार होना चाहते थे। बॉस, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, विलियम कांपती हुई आवाज में बोला। उत्तर में नकाबपोश का अट्टहास गूंज उठा। फिर उसने कहा, दूसरी बार गलती करने के लिए तुम जिंदा कब रहोगे विलियम? नहीं बॉस, विलियम एकदम से चीख पड़ा, मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसी गलती फिर कभी न होगी। नकाबपोश का अट्टहास फिर गूंजा। उसने बैठे हुए आदमी से कहा, रिचर्ड, अब तुम्हें किस बात का इंतजार है? विलियम जैसे गद्दार को अब जल्द से जल्द छुटकारा दे दो। विलियम बहुत चीखा चिल्लाया, मगर नकाबपोश के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने संकेत किया और उन दोनों ने विलियम को पूरी तरह जकड़ लिया। फिर रिचर्ड ने उसकी भुजा में सिरिंज की सुई चुभो दी। कुछ ही क्षण बाद विलियम की आंखें बंद होने लगी और फिर देखते ही देखते उसकी गर्दन एक और ढलक गई। मर गया। नकाबपोश इस प्रकार हाँफता हुआ बोला, जैसे उसने कोई मिट्टी का खिलौना तोड़वाया हो। वह दोनों जो विलियम को अपने साथ लाए थे, फटी फटी नजरों से उसकी लाश की ओर देख रहे थे। जाओ, इसे कहीं ठिकाने लगा दो, नकाबपोश ने उन दोनों से कहा। जी अच्छा, दोनों एक साथ बोले, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, किसी की नजर ना पड़ने पाए। नकाबपोश कहता हुआ कुर्सी पर बैठ गया और वह दोनों विलियम की लाश उठाकर बाहर निकल गए। राजेश ने पूरी गली छान मारी थी, मगर जब उसका कहीं पता नहीं चल सका तो निराश होकर लौट पड़ा था। सड़क पर अंधकार फैला हुआ था, शायद लाइन ऑफ थी। राजेश तेज तेज कदम उठाता हुआ सड़क के उस भाग की ओर अब जा रहा था, जहां उसने अपनी शेवरले खड़ी कर रखी थी। थकावट नींद से पूरी तरह चूर था, इसलिए अब सीधा घर जाना चाहता था, मगर गाड़ी का दरवाजा खोलते ही वह एकदम से चौंक पड़ा। एक आदमी स्टीयरिंग पर सर झुकाए बैठा था। उसने कई बार अपनी आंखें मली, फिर उस आदमी से बोला, अरे भाई, अगर सोना ही चाहते हो तो पिछली सीट पर जाकर इत्मीनान से सो जाओ। इस प्रकार तो तुम्हें भी कष्ट होगा और मैं भी घर न पहुंच सकूंगा।
मगर जब दूसरी ओर से उत्तर न मिला तो उसने फिर कहा, क्यों दोस्त, आखिर इरादा क्या है? स्टीयरिंग छोड़ोगे या नहीं? इस प्रकार इत्मीनान से सो रहे हो जैसे बाप ही की गाड़ी है। फिर भी उत्तर नहीं मिला। अच्छा बस, अब मजाक हो गया, जल्दी से नीचे उतरो। उसने उसका कंधा पकड़कर हिलाया और साथ ही उसके मुख से मंद सी चीख निकल पड़ी, क्योंकि स्टीयरिंग पर बैठा हुआ आदमी कंधा हिलाते ही किसी टूटी हुई डाल के समान सीट पर लुढ़क गया था। उसने जल्दी से उसकी नाड़ी पर हाथ रखा, मगर शरीर बर्फ के समान ठंडा था। वह एकदम से चकरा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गाड़ी में यह लाश कहाँ से आई, मगर यह सोचने का समय नहीं था। सवाल यह था कि आखिर इस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए। इतने में पुलिस की सीटी सुनाई दी और फिर वजनी जूतों की आवाजें निकट आने लगी। राजेश ने जल्दी से लाश को सीधा करके उसकी पीठ सीट से लगा दी, खुद स्टीयरिंग पर बैठा, फिर जल्दी से अपनी फेल्ट हैट उतारकर लाश के सर पर रख दी और उसका कोना इस प्रकार आगे को झुका दिया कि लाश का आधा चेहरा छिप गया। पुलिस के भारी जूतों की आवाज अब बिल्कुल निकट आ चुकी थी। शायद वह उसकी गाड़ी की ओर आ रहे थे। फिर वह एकदम निकट आ गए और एक सिपाही की गरजदार आवाज सुनाई पड़ी, यह गाड़ी किसकी है? क्या बात है? राजेश ने खिड़की से सर निकालकर कहा, यह गाड़ी मेरी है। इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 4 घंटे से अपने नाम पर बैठा रो रहा था, अब जाकर आंसू रुके हैं। राजेश ने कहा, क्या मतलब? सिपाही ने तीव्र स्वर में पूछा। क्या बताऊं, आजकल नई मोटरों का कोई भरोसा नहीं। 4 घंटे के लगातार परिश्रम करने के बाद अब चलने योग्य हुई है। क्या बात है करण सिंह? किसी ने उस सिपाही से पूछा। दरोगा जी, शायद इनकी मोटर खराब हो गई थी, सिपाही ने कहा। क्यों श्रीमान जी? दरोगा ने आगे बढ़ते हुए पूछा। क्या बात है? बड़ी विपत्तियों में फंस गया था इंस्पेक्टर साहब, राजेश ने कहा। फ्यूल पंप में पेट्रोल ही नहीं आ रहा था। कई घंटे लग गए ठीक करने में, अब जाकर स्टार्ट हुई है। और यह कौन महाशय है? इंस्पेक्टर ने गाड़ी के अंदर टॉर्च का प्रकाश डाला और एक क्षण के लिए राजेश की खोपड़ी नाच उठी कि अब सारा भांडा फूट गया, मगर फौरन ही संभल कर बोला, यह मेरा मित्र सिन्हा है, बड़ा अच्छा मैकेनिक है, इसके कारण बड़ी सहायता मिली। देखिए अब स्विच ऑन करते ही कितनी जल्दी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। राजेश ने यह कहकर फौरन ही गाड़ी स्टार्ट कर दी, ताकि अगर कोई बात फंसे तो उसे निकल भागने में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि वह जानता था कि अगर इंस्पेक्टर को तनिक भी संदेह हो गया तो उसे कोतवाली चलना पड़ेगा और फिर मलखान अकारण बात का पतंगड़ बना देगा, और आजकल मलखान से समझने के लिए उसके पास समय नहीं था। ठीक है, जाइए, मगर इतनी रात को घर से बाहर निकलने में जरा सावधानी से काम लिया कीजिए, इंस्पेक्टर ने टॉर्च बुझाते हुए कहा। जी हाँ, मुझे खुद ही इस बात का ख्याल रहता है, मगर गाड़ी ने धोखा दिया, राजेश ने कहा और जल्दी से गियर लगाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। और फिर देखते ही देखते गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो गई। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बगल में बैठी हुई लाश की ठंडक उसे अपनी खोपड़ी में महसूस हो रही थी। वह बाएं हाथ से लाश पकड़े हुए था और दाहिने हाथ से स्टीयरिंग संभाले था। क्यों भाई, यह तुमने कब का बदला मुझसे लिया है? अब बताओ, मैं तुम्हें लिए कहाँ घूमता रहूं? वह लाश की ओर देखकर बड़बड़ाया और फिर गाड़ी एक सुनसान सड़क पर मोड़ दी। कुछ दूर जाने के बाद उसने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी की, लाश के कपड़ों की तलाशी ली, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला ताकि लाश खींचकर फुटपाथ पर डाल दे। मगर अचानक एक विचार मन में उत्पन्न हुआ। उसने लाश को संभालकर फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब उसकी गाड़ी सिविल हॉस्पिटल की ओर भागी जा रही थी। सिविल हॉस्पिटल के गेट के पास उसने गाड़ी रोक दी, लाश को ठीक से बैठाया ताकि किसी और लुढ़कने ना पाए, फिर नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। उसने जल्दी से दूसरी ओर का दरवाजा खोला और लाश को पकड़कर बाहर खींचने लगा कि इतने में पास ही किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। पास ही वाले मोड़ की ओर से एक आदमी उसकी गाड़ी की ओर चला आ रहा था। उसने निकट आकर पूछा, क्या बात है भैया, रोगी को इस प्रकार क्यों घसीट रहे हो? राजेश ने ध्यानपूर्वक उस आदमी को देखा। वह खाकी वर्दी पहने हुए था, अधेड़ आयु का था। घसीट नहीं रहा हूँ भाई, यह बेहोश हो गया है, इस प्रकार इसे गाड़ी से निकाल रहा हूँ ताकि कंधे पर डालकर अस्पताल ले जा सकूं, राजेश ने कहा और जल्दी से लाश को अपने कंधे पर लादकर अस्पताल के गेट की ओर बढ़ गया।
कंपाउंड में भी सन्नाटा फैला हुआ था। वह उस ओर बढ़ा चला गया जिधर अधिक अंधेरा था और फिर एक घने पेड़ की छांव में लाश को लिटाकर वह तेजी से गेट की ओर बढ़ा। गेट पर वही अधेड़ आयु वाला आदमी स्टूल पर बैठा हुआ मिला। शायद वह अस्पताल का चौकीदार था। उसने राजेश को देखते ही पूछा, क्यों भैया, रोगी को कहाँ छोड़ा है? घर वाले यहाँ पहले ही से मौजूद थे, उनके हवाले कर दिया है और अब दवा लेने जा रहा हूँ, राजेश ने कहा और तेजी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। आकाश पर धीरे धीरे उजाला फैल रहा था। शायद सवेरा हो रहा था। उसने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ रखी थी, मगर अब घर जाने के बजाय अपने उस गैराज की ओर चला जा रहा था जो उसके फ्लैट से काफी दूर था और बहुत कम लोग यह बात जानते थे कि उसने नई शेवरले खरीदी है। वहां से अपना 2 सीटर निकाला और गाड़ी गैराज में बंद कर दी। 2 सीटर उसके फ्लैट के सामने रुका तो अच्छा खासा उजाला फैल गया था। उसने एक लंबी सी जमाई ली और च्युइंगम का पैकेट निकालने के लिए पतलून की जेब में हाथ डाला, मगर जेब में पैकेट नहीं था। रात भर जागने के कारण राजेश की आंख बहुत देर में खुली और अब वह चाय के इंतजार में बैठा था, मगर ना तो भोलू का पता था ना मेकअप का। वह दोनों को कई बार आवाज दे चुका था। अब कमबख्तो, तुम दोनों कहाँ मर गए? उसने क्या हाँक लगाई। कुछ ही मिनट बाद मेकअप भारी कदमों के साथ चाय की ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुआ। भोलू कहाँ है? राजेश ने पूछा। वह अभी तक सो रहा है, किसी प्रकार उठता ही नहीं, मेकअप ने कहा। क्यों, क्या बात है? यह मत पूछिए बॉस, रात को मैंने उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर दी थी। किस खुशी में? मुझे बहुत परेशान करने लगा है बॉस। बोतलों की जगह केवल 4 बोतलें देता है और उसमें भी पानी मिला देता है। पानी मिला देता है? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बॉस, और शेष 2 बोतलें वह खुद पी जाता है। मैं उसकी खाल गिरा दूंगा, वह कमबख्त भी पीने लगा है। हाँ बॉस, इसीलिए तो कहता हूँ कि अब मुझे ताड़ी खाने जाने की आज्ञा दे दीजिए, वरना मैं बेमौत मर जाऊंगा। अब तक 6 बोतलों में भी मेरा काम नहीं चलता था। उसमें भी भोलू के बच्चे ने 2 बोतलें कम कर दी और शेष 4 जो थी उनमें भी पानी मिलाने लगा है। क्या मतलब? राजेश ने आंखें निकाली। अब तुम 6 बोतलों से भी अधिक पियोगे? हाँ बॉस, हर जगह सालाना तरक्की होती है, फिर आप मेरी बोतलों में तरक्की क्यों नहीं करते? मेकअप, राजेश ने कठोर स्वर में कहा। यस बॉस, मेकअप जल्दी से अटेंशन हो गया। कल से तुम्हें केवल 2 बोतलें मिलेंगी। ठीक है, मगर ताड़ी खाने? शट अप, राजेश दहाड़ा। तुम लोग मेरी नाक कटवा दोगे। मेरे खानदान के किसी नौकर ने आज तक ताड़ी खाने का मुंह नहीं देखा। लेकिन बॉस, जब 2 बोतल मिलेगी तो विवश होकर मुझे ताड़ी खाने का मुंह देखना पड़ेगा। क्या तुम यह निश्चय कर चुके हो? मेरा बॉस, यह मेरा अटल फैसला है। आज मैं ताड़ी खाने अवश्य जाऊंगा। मेकअप, राजेश गर्जा। जाओ, सामने खूंटी से मेरा हंटर उठा लाओ। मेकअप फौजी ढंग से कार्य करता हुआ खूंटी तक पहुंचा। हंटर उतार कर कार्य करता हुआ राजेश के सामने आकर हॉल्ट हुआ। फिर हंटर उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हें ताड़ी खाने जाने से पहले अपनी खाल यहीं उतार देनी होगी। राजेश ने इतना कहकर जैसे ही अपना हाथ उठाया, किसी ने बाहर दरवाजे पर आवाज दी। जाओ, देखो कि कौन है। राजेश उसकी पीठ पर एक हंटर मारता हुआ बोला और मेकअप बड़े अदब से सीने पर हाथ रखकर कुछ झुका। फिर सीधा खड़ा होकर एड़ियों पर अबाउट टर्न हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ गया। वापस आया तो उसके साथ कैप्टन मलखान था। उसने राजेश के हाथ में हंटर देखकर पूछा, यह क्या हो रहा है? अपने जानवरों को ठीक कर रहा हूँ। इन कमबख्तों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब कुछ नहीं तो ताड़ी खाने की धुन समाई है। तुम खुद सोचो कि अगर शरीफों के नौकर ऐसी वैसी जगह जाने लगेंगे तो क्या ख्याल करेंगे? ओह, मलखान व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। क्या तुम अब भी अपने को शरीफ समझते हो? क्या यह शराफत नहीं है कि सवेरे सवेरे तुम्हें सहन कर रहा हूँ? राजेश भी उसी भाव में मुस्कुराया। राजेश, होश की बातें करो। मलखान एकदम से उखड़ गया। देखो सुपर मलखान, मेरी शराफत से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश मत करो। तुम्हारा लहजा अपमासी है। मेरे लिए क्या आज्ञा है बॉस? मेकअप ने सर झुकाकर पूछा। तुम जा सकते हो, राजेश ने कहा और मेकअप एड़ियों के बल अबाउट टर्न होकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। मिस्टर राजेश, यह सवेरे सवेरे मैं आपका कुशल पूछने नहीं आया हूँ,
जो आप मुझे सहन कर रहे हैं, मलखान ने जहरीले लहजे में कहा। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारा यह कार्य अशिष्टता की अंतिम सीमा तक पहुंचा हुआ है, राजेश ने मुंह बिगाड़ कर कहा। क्योंकि वह प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह जब किसी के यहाँ जाए तो उसका और उसके बाल बच्चों का कुशल अवश्य पूछे। अगर बाल बच्चे न हो तो नौकर चाकर का कुशल पूछे, और यदि नौकर चाकर भी ना हो तो घर की पली हुई बिल्ली, मुर्गी और कबूतर का कुशल पूछे। यह सब शरीफों का सिद्धांत है। इसी संबंध में कन्फ्यूशस कहता है कि अपने कन्फ्यूशस और अपने सिद्धांतों को अपने पास रखो। मलखान ने बात काट कर कहा, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मगर चाय पीने का समय तो होगा ही। ठहरो, रखी रखी ठंडी हो गई है, अभी गर्म करवाता हूँ। राजेश, मलखान जैसे चीख उठा, मैं यह पूछने आया हूँ कि सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड में जो लाश पाई गई है वह किसकी है? सुपर मलखान, राजेश ने मीठे स्वर में कहा, जब सवेरे सवेरे आ ही गए हो तो अच्छी अच्छी बातें करो। यह क्या लाश वाश की कहानी ले बैठे? बात टालने की कोशिश मत करो। मलखान फिर उखड़ गया। बताओ, वह लाश किसकी है? तुम तो इस प्रकार पूछ रहे हो जैसे मैंने नगर भर की लाशों का ठेका ले रखा है, राजेश ने कहा और हंस पड़ा। अगर खैरियत चाहते हो तो सब कुछ मुझे साफ साफ बता दो, वरना बहुत बुरे फंस जाओगे। आखिर बात क्या है सुपर? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे रात में तुमने बहुत बुरे बुरे सपने देखे हैं जिनका प्रभाव अभी तक दिमाग पर है। राजेश हंसता रहा। इस चक्कर में न रहना, मलखान बोला। मैं सिविल हॉस्पिटल से सीधा यहीं आ रहा हूँ। मेरे पास इसका पक्का प्रमाण मौजूद है कि तुम लाश के निकट थे। अच्छा, राजेश ने हंसी उड़ाने वाले भाव में कहा। हाँ, मलखान ने कहा और जेब से च्युइंगम का एक पैकेट निकालकर राजेश की ओर उछालता हुआ बोला, इसे देखो, यह पैकेट लाश के पास पड़ा हुआ मिला था। इसका मतलब यह हुआ कि च्युइंगम प्रयोग करने के सारे अधिकार मेरे ही नाम सुरक्षित हैं। राजेश ने पैकेट की ओर ध्यान न देते हुए कहा। नहीं, मगर लाश के पास कोई दूसरा आदमी च्युइंगम का पैकेट नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि यह 3 स्टार का पैकेट है जो तुम्हारा ब्रांड है। यह ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे इस बात पर विश्वास कर लिया जाए कि मैं वहां मौजूद था। एक प्रमाण और भी है, मलखान मुस्कुराया, और वह है हॉस्पिटल के पहरेदार का बयान। उसने तुम्हारा ही हुलिया बताया है। फिर क्या है? राजेश चहक कर बोला। कत्ल के अभियोग में लगा दो मेरे हाथों में हथकड़ियां। घबराओ नहीं, अगर तुम इसी प्रकार टांग अड़ाते रहे तो एक न एक दिन लग ही जाएंगी हथकड़ी। उस समय देखूंगा कि सर शंभू दयाल तुम्हारे लिए क्या करते हैं। प्यारे मलखान, मैं देख रहा हूँ कि तुम इसी गम में घुल घुल कर एक दिन अपनी बीबी को विधवा बना दोगे। कम से कम उस बेचारी पर तो दया करो। अच्छी बात है, तो फिर मैं इस मामले को आगे बढ़ा रहा हूँ, मलखान ने धमकी देने वाले भाव में कहा। बड़े शौक से। मैं तुम्हें मना कब कर रहा हूँ? राजेश मुस्कुराता हुआ बोला। मलखान एकदम से उठ खड़ा हुआ और पैर पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। कुछ क्षण बाद राजेश भी उठा, च्युइंगम का पैकेट उठाकर जेब में रखा और प्राइवेट फोन वाले कमरे में चला गया। अब वह जॉली के नंबर डायल कर रहा था। थोड़ी देर बाद जॉली की आवाज़ आई। इट इज़ जॉली सर, राना कैसल के बारे में तुमने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी, उसने पवन वाले स्वर में कहा। वह बात यह है सर कि अभी तक मैं वहां न पहुंच सकी और न पहुंच सकोगी। अब तुम इस संबंध में राजेश से मिलो। जैसी आज्ञा। लेकिन सर, वह कभी कभी बहुत तकलीफ देह हो जाता है। अगर आप जॉली। यस सर। मैं बेकार बातें सुनना पसंद नहीं करता। और हाँ, देखो, आज सवेरे सिविल हॉस्पिटल के कंपाउंड में एक लाश पाई गई है। जितनी जल्द हो सके यह मालूम करके मुझे सूचना दो कि उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। जी अच्छा। फिर राजेश ने संबंध काट दिया, बाहर निकलकर तौलिया और साबुन लिया और सीधा बाथरूम में घुस गया। राना कैसल नगर की एक प्राचीन और शानदार इमारत थी, मगर ना जाने कितने जमाने से खाली पड़ी थी। इसके बारे में नाना प्रकार की कथाएं प्रसिद्ध थी। अधिकतर लोगों का विचार यही था कि यह कोठी मनहूस है, क्योंकि राणा विक्रम सिंह, जिन्होंने यह कोठी बनवाई थी, वह इस कोठी में आने के दूसरे ही दिन मर गए थे। फिर किसी ने इस कोठी में रहना पसंद नहीं किया था। राणा विक्रम के देहांत के कुछ ही दिनों बाद उनके बड़े लड़के अपने बाल बच्चों सहित लंदन चले गए थे, इसलिए कोठी में ताला पड़ गया था। कुछ दिनों तक तो राणा साहब के नौकर चाकर
बाहर ही बाहर से कोठी की देखभाल करते रहे थे। उसके बाद यह क्रम भी समाप्त हो गया था और इतनी बड़ी कोठी अंदर बाहर दोनों ओर से बिल्कुल वीरान और उजाड़ हो गई थी। मरम्मत न होने के कारण इसके कुछ हिस्से गिर भी गए थे। मगर विगत 1 महीने से राणा कैसल में फिर जिंदगी लौट आई थी। हुआ यह था कि राणा विक्रम सिंह का पोता राणा अजय सिंह लंदन से लौट आया था और कोठी की पूरी तरह से मरम्मत करवाकर बड़ी शान शौकत के साथ उसमें रह रहा था। उसके ठाट बाट बिल्कुल राजाओं जैसे थे। कोठी पर अब पहले के समान फिर नर्मदा स्टेट का झंडा लहराने लगा था। लोगों का विचार था कि स्टेट की पुरानी दौलत अजय सिंह के हाथ लग गई है। राणा कैसल की दोबारा जिंदगी अपनी पिछली समस्त परंपराओं के साथ वापस आई थी। कैसल के कंपाउंड में दाखिल होने वाला यही महसूस करता था जैसे वह किसी राजमहल में पहुंच गया हो। दरवाजे पर चौकीदार तलवारें लिए पहरा दिया करते थे। उनके वस्त्र भी प्राचीन ढंग के थे। इसके अतिरिक्त पग पग पर नौकरों की एक फौज नजर आती थी। साधारण आदमी मुश्किल से ही राणा कैसल के कंपाउंड में दाखिल हो सकता था। खुद राणा अजय सिंह भी बहुत ही कम बाहर निकलते थे। कभी उनकी इम्पाला नगर में नजर आती थी जिस पर उनका अपना झंडा लगा रहता था। आरंभ में राणा पैलेस के इस परिवर्तन पर किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया था, मगर इधर 2-3 दिनों से राजेश की निगाहें उस पर केंद्रित हो गई थी और इसका कारण यह था कि एक रात जब वह उधर से गुजर रहा था तो उसने राणा कैसल के पिछले भाग पर एक तीव्र प्रकाश की रोशनी देखी थी। उसके मन में रोशनी के प्रति कुरेद उत्पन्न हुई थी और दूसरी रात वह फिर राणा कैसल भाग की ओर पहुंचकर एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया। लगभग आधा घंटा बाद उसे फिर वैसी ही रोशनी नजर आई थी। ऐसा लगा था जैसे किसी ने अंधेरे में बड़ी सी टॉर्च जला दी हो। इधर की इमारत अब भी टूटी फूटी दशा में थी। फिर थोड़ी ही देर बाद मोटर स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वह भी झपट कर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। स्टार्ट होने वाली गाड़ी की पिछली लाल रोशनी उसे दिखाई देती रही थी। दोनों गाड़ियों का मध्यवर्ती फासला काफ़ी था और सड़क सुनसान होने के कारण दोनों गाड़ियों की स्पीड भी अच्छी खासी थी। अगली गाड़ी वाले को शायद संदेह हो गया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, क्योंकि राजेश ने महसूस किया था कि वह अकारण ही सड़कों का चक्कर लगा रहा है। फिर अचानक अगली गाड़ी रुक गई थी और राजेश ने उसमें से 2 आदमियों को उतरकर एक गली में दाखिल होते हुए देखा था। उनके उतरते ही उनकी गाड़ी फिर आगे रवाना हो गई थी और खुद राजेश ने भी अपनी गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया था और उसी गली के पास गाड़ी खड़ी कर दी थी जहां अगली गाड़ी खड़ी हुई थी और फिर उतरकर तेजी से गली में घुसता चला गया था। वह गली काफ़ी लंबी थी। राजेश को उनकी एक झलक दिखाई अवश्य दी थी, मगर फिर अचानक न जाने कहाँ वह गायब हो गए थे। वह बड़ी देर तक उनको तलाश करता रहा था, मगर जब वह नहीं मिले थे तो उसे विवश होकर वापस होना पड़ा था और फिर उसे अपनी गाड़ी में वह अजनबी लाश मिली थी। और अब राणा कैसल के बारे में राजेश के संदेह और बढ़ गए थे। इस समय वह राणा कैसल ही जाने की तैयारी कर रहा था कि एकदम से प्राइवेट फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने जब रिसीवर कान से लगाया तो जॉली की आवाज़ सुनाई दी। जॉली स्पीकिंग सर। क्या रिपोर्ट है? उसने पवन के स्वर में कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई। मरने वाला जहर से मरा है। जहर का प्रभाव रक्त द्वारा सारे शरीर में पहुंचा है। ठीक है। मैं सर एक बात पूछना चाहती हूँ श्रीमान जी। वह क्या? राजेश के यहाँ मुझे कब पहुँचना है? क्योंकि राणा कैसल संबंध में आपने मुझे उससे मिलने का आदेश दिया था। अब उसकी आवश्यकता नहीं। राजेश खुद तुमसे मिलेगा। और कोई आज्ञा? बस अब आराम करो। राजेश ने संबंध काट दिया और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी 2 सीटर राणा कैसल की ओर भागी जा रही थी। दिमाग अभी तक उसी लाश में उलझा हुआ था जो उस गाड़ी में पाई गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कार्य उन लोगों का हो सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी वह जहर से मरा है। इसका मतलब यही हो सकता था कि उस लाश को उसकी गाड़ी में रखकर उसे फंसाना चाहते थे। रास्ते भर यही सोचता हुआ जब वह राणा कैसल के फाटक पर पहुंचा तो संतरी ने हाथ के संकेत से उसे रुकने के लिए कहा। उसने 2 सीटर रोक तो दी, मगर इंजन बंद नहीं किया और खिड़की से सर बाहर निकालकर पूछा, क्या बात है? क्यों गाड़ी रोकी? आपके पास कोठी के अंदर दाखिल होने का आज्ञा पत्र है? संतरी ने आगे बढ़कर पूछा। लेकिन उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए।
किसी आज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं है, जब चाहो आ सकते हो, राजेश ने कहा। किसने कहा था? तुम्हारे राणा साहब ने, वह मेरे बचपन के साथी हैं, राजेश ने कहा। अच्छी बात है, आप यहीं ठहरिए, मैं अभी पूछ कर आता हूँ, संतरी ने कहा और तेजी से कोठी की ओर चला गया। उसके जाते ही राजेश ने धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई और फाटक पार करके पोर्च की ओर बढ़ा, मगर जैसे ही पोर्च में पहुंचकर वह गाड़ी से उतरा, संतरी अंदर से निकलकर दौड़ता हुआ उसके निकट आया और क्रोध तथा विस्मय भरे स्वर में पूछा, क्यों श्रीमान, आप बिना आज्ञा के अंदर क्यों चले आए? अरे भाई, मैं लोक वार्ता का कायल नहीं हूँ, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं समझी, राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। इतने में कोठी के और नौकर भी उसके निकट पहुंच गए। मगर श्रीमान, यह नियम के विरुद्ध है, आपको आज्ञा के बिना नहीं आना चाहिए था, संतरी ने कहा। अरे यार, सब चलता है, मैं इसे अपना ही घर समझता हूँ और अपने घर में दाखिल होने के लिए आज्ञा नहीं लेनी पड़ती, राजेश मुस्कुराता हुआ बोला। फिर दूसरे नौकरों से बोला, क्यों भाइयों, तुम लोगों का क्या विचार है? आप विचित्र आदमी मालूम होते हैं, नौकरों में से एक बोला। मालूम होता हूँ ना, राजेश ने चहक कर कहा। यही तो मैं भी कहता हूँ, भला आज्ञा की क्या आवश्यकता है? अच्छा, अब कृपा करके वापस चले जाइए, संतरी ने झल्लाकर कहा। बहुत मुश्किल है प्यारे, बल्कि असंभव ही समझो, क्योंकि मैं राणा साहब से मिले बिना वापस नहीं जा सकता। वापस जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, राजेश ने कहा। आपको वापस जाना ही पड़ेगा, एक नौकर ने तेज आवाज में कहा। इतने में अचानक राजेश की नजर एक जवान लड़की पर पड़ी जो तेजी से उसी ओर आ रही थी। लड़की को देखते ही तमाम नौकर अदब के साथ एक ओर हट गए। लड़की राजेश के निकट पहुंचकर बड़ी शिष्टता से मुस्कुराती हुई बोली, कहिए, आपको किससे मिलना है? मैं राणा साहब से मिलने आया हूँ, मगर यह लोग अकारण मुझे रोक रहे हैं, कहते हैं कि मैं बिना आज्ञा कैसे अंदर चला आया। अब आप ही फैसला कीजिए कि भला राणा साहब से मिलने के लिए मुझे आज्ञा की क्या आवश्यकता है? राजेश ने बड़ी स्वाभाविक ढंग से कहा। नहीं नहीं, लड़की हंसकर बोली, आपको आज्ञा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ आइए। राजेश नौकरों की ओर देखता हुआ लड़की के पीछे चल पड़ा। जब वह कोठी के भीतरी भाग में पहुंचा तो उसकी आंखें खुल गई। वह किसी आलीशान महल से कम नहीं था। लड़की उसे एक गोल कमरे में बैठाकर वापस चली गई और वह कमरे को ध्यानपूर्वक देखने लगा। यह गोल कमरा शायद कोठी का ड्राइंग रूम था, मगर इसकी सजावट प्राचीन ढंग की थी। सामने एक बड़ी सी चौकी पर बहुत ही कीमती कालीन बिछा हुआ था और उस पर काले मखमल का गांव तकिया रखा हुआ था, जिस पर कार चौबी का काम किया हुआ था, जो दूर से ही चमक रहा था। चौकी के चारों ओर लाल रंग के गद्देदार सोफे बिछे हुए थे। छत से शीशे के अत्यंत सुंदर झाड़ फानुस लटक रहे थे। पूरे कमरे में अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई थी। राणा साहब का यह रहन सहन और यह शान शौकत देखकर राजेश को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि राणा अजय सिंह के पास आमदनी का कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे वह इतनी ठाट बाट का जीवन व्यतीत कर सकते। प्रकट है कि वह लंदन से कितनी दौलत कमाकर ला सकते थे। कोठी की नए सिरे से मरम्मत, सजावट के लिए इतने बहुत सारे कीमती सामान, इतने नौकर चाकर, 2-3 कारें, आखिर इन तमाम वस्तुओं के लिए इतनी दौलत कहाँ से आई? और फिर यह खर्च। राजेश इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि एकदम से उसके कानों में आवाज आई, सरकार आ रहे हैं। उसने गर्दन घुमाकर देखा। दरवाजे के पास एक नौकर पीले रंग की वर्दी पहने बड़े अदब से हाथ बांधे खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए कि इतने में वही लड़की अंदर आई और बोली, डैडी आ रहे हैं, आप उनके अभिनंदन के लिए खड़े हो जाइए। आने दीजिए, मैं बैठे बैठे भी अभिनंदन कर सकता हूँ, राजेश ने कहा। जी नहीं, आपको यहाँ के नियमों का पालन करना ही होगा, लड़की ने कहा। राजेश ने फिर कुछ नहीं कहा, चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और फिर लड़की के साथ ही उसने भी दरवाजे की ओर नजर झुकाई। एक अधेड़ आयु का आदमी अंगड़ाइया और साफा पहने बहुत ही शान के साथ कमरे में दाखिल हो रहा था। उसकी आयु 50 साल के लगभग रही होगी। लालिमा लिए रंग, चौड़ा सीना, बड़ी बड़ी घनी मूछें, लंबा कद और चलने का अंदाज भी बिल्कुल राजाओं जैसा था। 2 नौकर अदब से हाथ बांधे पीछे पीछे चल रहे थे। राजेश समझ गया कि वह राणा अजय सिंह के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जब वह चौकी पर जाकर बैठ गए तो लड़की ने उसे भी बैठने का संकेत किया।
कुछ क्षण तक निर्भरता छाई रही। राणा अजय सिंह बड़े गौर से उसकी ओर देख रहे थे और वह तो इस प्रकार मुंह खोले पलके झपका रहा था जैसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख हो। कहिए, राणा अजय सिंह की रौबदार आवाज गूंजी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जब बात यह है कि मैं आपको देखते ही यह भूल गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मुझे 2 मिनट का अवसर दिया जाए ताकि मैं याद कर लूं। राजेश की उस बौखलाहट और हकलाहट पर लड़की खिल खिलाकर हंस पड़ी, फिर फौरन ही अपना मुंह दबा लिया। तुमको 5 मिनट का अवसर दिया जाएगा। अजय सिंह के होठों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी जैसी ख्याति सुनी थी वैसा ही पाया। सच पूछिए तो दानशीलता इसी का नाम है। आज की दुनिया में ऐसे लोग यहाँ मिलते हैं। हाँ, प्राचीन काल में ऐसे दानी अवश्य होते थे जिनकी दानशीलता की कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। देखो, रंजना ने तुम्हारी सिफारिश की थी, वरना मैं इस प्रकार लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। जो कुछ कहना हो जल्दी से कहो। बात यह है श्रीमान जी कि मैं भूतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। इस संबंध में अब तक सैकड़ों ऐसे स्थान देख चुका हूँ जहाँ भूत मौजूद हैं और इस प्रकार काफी जानकारी भी प्राप्त कर चुका हूँ। इस कोठी के बारे में भी मैंने कुछ ऐसी ही खबरें सुनी हैं। क्या आप मुझे कुछ अवसर दे सकते हैं? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। राणा अजय सिंह ने ध्यानपूर्वक उसकी ओर देखा। मैं कुछ दिनों यहाँ रहकर केवल इतना मालूम करना चाहता हूँ कि यहाँ रहने वाले भूत किस नस्ल के हैं। अब तक मैं भूतों की 24 नस्लों का पता लगा चुका हूँ। केवल एक नस्ल बाकी रह गई है। उसके बाद मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि भूतों की 25वीं नस्ल इसी कोठी में रहती हो, इसलिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राणा ने पूछा। लोग मुझे भूतों का डॉक्टर कहते हैं। लेकिन तुम्हारी बातें। ओह, राजेश ने ठंडी सांस लेकर कहा। मैंने अपने बचपन से ही मम्मी को यह कहते हुए सुना है कि मैं बिल्कुल अपने डैडी को पड़ा हूँ। मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मुझे रहने की आज्ञा दे देंगे तो मैं अपने काम के अतिरिक्त और दूसरे काम भी कर सकता हूँ। जैसे यदि आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शतरंज भी खेल सकता हूँ। 64 या 25 में भी पीछे नहीं हटूंगा। बटेरबाजी और कबूतरबाजी में तो बाप दादा की सारी रियासत समाप्त हो चुकी है। काश आज अगर डम्प स्टेट होती तो मैं इस प्रकार भूतों पर रिसर्च करने के लिए जगह जगह की ठोकरें न खाता। अच्छा, क्या तुम शतरंज खेलना जानते हो? अजय सिंह ने हर्षित होकर पूछा। केवल जानने का प्रश्न नहीं है राणा साहब, बल्कि इस समय शतरंज में मुझे हराने वाला कोई नहीं है। बकते हो, राणा ने कहा। हाथ कंगन को आरसी क्या? राजेश ने गर्व के साथ कहा। देख लीजिए। बेटी, जरा बिसात तो मंगवाओ, राणा ने रंजना से कहा। नहीं डैडी, आप प्रण कर चुके हैं कि शतरंज नहीं खेलेंगे, रंजना ने कहा। हाँ बेटी, मगर अब विवशता है क्योंकि इस आदमी ने मुझे चैलेंज किया है। क्या आप अपना चैलेंज वापस नहीं ले सकते? रंजना ने राजेश से पूछा। जी नहीं, यह तो चैलेंज है। वैसे भी जब मैं कोई वस्तु दे देता हूँ तो उसे वापस नहीं लेता। बहुत अच्छे, रंजना ने हंसकर कहा। आदमी खानदानी मालूम होते हो। जी हाँ राणा साहब, इसी में तो हम लोग तबाह हुए हैं। वरना एक जमाना था जबकि दरवाजे पर 101 हाथी घूमा करते थे, मगर अब हाथी तो दूर रहे, कोई गधा भी नजर नहीं आता। चलो, तुम्हारे साथ अच्छी महफिल जाएगी, राणा ने पहलू बदलते हुए कहा। फिर रंजना को संबोधित किया। बेटी, तुम बिसात मंगवाओ, बस केवल एक बाजी। रंजना इस प्रकार मुंह बनाती हुई उठ गई जैसे उसे शतरंज से चिढ़ हो। राजा साहब नौकरों को कुछ आदेश देने लगे और राजेश इस प्रकार असंबंधित नजर आने लगा जैसे उसको कोई मतलब ही ना हो। चेहरे पर सदैव छाई रहने वाली मूर्खता का रंग कुछ और गहरा हो गया था। कुछ ही देर बाद राणा साहब के सामने पेचवान लाकर रख दिया गया और बिसात भी बिछा दी गई, मगर रंजना नहीं आई थी। खेल आरंभ हो गया। राणा साहब बहुत सोच समझकर चालें चल रहे थे। उनके मुकाबले में राजेश चाल चलने में एक क्षण की भी देर नहीं करता था और राणा साहब के विचार में वह अनाड़ी के समान ऊट पटांग चालें चल रहा था। राजेश की एक चाल पर उन्होंने कहा, डॉक्टर, तुम शतरंज में बिल्कुल कोई मालूम होते हो। असल में यह दिमाग का खेल है। जी हाँ, फिलहाल आप बचिए, घोड़े की शह पड़ रही है, राजेश ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। अभी बच्चे हो, तुम शतरंज के खेल का सही नियम तक नहीं जानते।
केवल शय देने से बात नहीं हो जाती। लो, मैं बादशाह को हटाए लेता हूँ। राणा साहब ने यह कहकर बादशाह दूसरे खाने में रखना चाहा कि राजेश बोल पड़ा, नहीं राणा साहब, सामने फीला बैठा हुआ है। ओह, तो यह खाना, यह फर्जी के निशाने पर है। नहीं नहीं, मेरा मतलब इस खाने से है, राणा घबराहट में बोला। क्या लाभ राणा साहब, पैदल से मात हो जाएगी। राजेश मुस्कुराता हुआ बोला, मेरी राय तो यह है कि अब दूसरी बिसात बिछाइए। क्या मतलब? अजय सिंह ने आश्चर्य से पूछा। पता नहीं, मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि अब ऐसा नक्शा बन जाता था तो डैडी अपने मित्रों से यही कहा करते थे कि अब दूसरी बिसात बिछाओ। आश्चर्यजनक, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह एकदम से मात कैसे हो गई। ना तो तुमने कोई किला बनाया, ना नियम और सिद्धांत से कोई चाल चली। संयोग, केवल संयोग। राजेश ने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरी बिसात बिछा दी गई और संध्या तक यह क्रम चलता रहा, मगर अजय सिंह एक बार भी नहीं जीत सके। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, राजेश उठता हुआ बोला। अरे, इतनी जल्दी क्या है, एक बाजी और हो जाए। नहीं राय साहब, काफी समय हो गया, अब आज्ञा दीजिए। वैसे आपने मेरे बारे में क्या फैसला किया? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।